सर मेरा नाम अभिनव है और जी मैं चौधरी फार्म ढाणी भांडोर से हूँ। नानौल रोड खोरी के पास से अपना फार्म हाउस के लिए रास्ता जाता है। और बेसिकली हम लोगों ने जो शुरुआत करी थी वो, वैसे तो हम लोग पहले से ही करते थे, खेती वगैरह सब्जी वगैरह भी करते थे। लेकिन जो जैसे गेहूं कर लिया, सरसों कर लिया और सब्जी के बीच में करी, लेकिन फिर छोड़ दी थी। लेकिन फिर कोविड से पहले की बात है, 1 साल पहले हम लोगों ने फिर लौकी घिया वगैरह लगाई थी, स्टैकिंग वगैरह करके बांस पे। तो उसके बाद फिर हमने उसकी शुरुआत करी, तो 1 साल हम लोगों ने वो करा। फिर जैसे ही कोविड आया, उससे पहले, कोविड से पहले तक मैं जॉब करता था। जॉब मैं मानेसर करता था, तो वहाँ पे 7 साल मुझे हो गए थे जॉब करते हुए। लेकिन फिर जब कोविड आ गया तो ये लगा कि अब मतलब कि हमें रुझान थोड़ा अपना एग्रीकल्चर जो हमारा बेस था वहाँ से अपने फिर दोबारा से हम वहीं आ गए। फिर कोविड के ड्यूरेशन में हम लोगों ने मल्टीपल तो वेजिटेबल्स लगा रखी थी अपने। और अपने तरबूज जो मेन जो था, वो हम लोगों ने उस टाइम पे भी 2 एकड़ में तरबूज लगा रखे थे। तो उस टाइम जैसे ही कोविड आया तो लॉकडाउन हो गया। तो बेसिकली हमें मोटिवेशन तो ज़्यादा तब वहाँ से मिली कि हर किसी को मतलब कि कोई मंडी जाने के लिए तैयार ही नहीं था। तो मंडी जाने के लिए तैयार नहीं था, तो वो हमारे फार्म हाउस पे आके हमसे लेने लग गए। लोगों से इंटरेक्शन बढ़ा, लोगों से पता लगा कि हाँ भाई वो चाहते क्या है। तो ये पता लगा कि हाँ, उन्हें ये था कि अच्छा खाना मिल जाए, खाने को मिल जाए सब्जियां, और मतलब जितना उन्हें प्योर चीज़ मिलेगी उतनी अच्छी है। तो पहले तो हम लोग क्या बेसिकली था कि हम लोग केमिकल खेती करते थे। ये नहीं है कि मैं आपसे कहने लग जाऊँ कि 100% केमिकल नहीं कह सकते, लेकिन 50-50 का रेशियो चलता था हमारा। तो उसके बाद फिर जब कोविड आया तो फिर लोगों से इंटरेक्शन हुआ, तो फिर हमने उसी टाइम से हम लोग ने सोच लिया कि हम जो भी करेंगे अब ऑर्गेनिक करेंगे। तो आप ये मानिए कि जो उस टाइम की फसल हमने ली थी, वो भी हमने उस ड्यूरेशन में भी हमने 30-70 का रेशियो कर दिया था उस टाइम पे ही। 30% केमिकल था, 70% हमारा ऑर्गेनिक बेस्ड हम आ गए थे। ऑर्गेनिक पे हम लोगों ने उस टाइम पे कुछ कंपनीज हैं जो बायो पेस्टिसाइड्स वगैरह और बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाती हैं, तो वो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करा था उसी टाइम पे। तो उससे प्रोडक्शन वगैरह में देखिए रिडक्शन आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिडक्शन है, क्योंकि हम लोग शुरुआत से इतना केमिकल यूज़ नहीं करते थे। तो फिर हम लोगों ने उसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, बायो पेस्टिसाइड्स का, बायो फर्टिलाइज़र्स का। तो फिर हम लोगों ने इसका यूज़ करने के बाद फिर हम लोग की जब प्रोडक्शन ठीक ठाक हुई, और फिर जब यहाँ से ही सारा कुछ बिकने लग गया, हम लोगों ने जितनी भी सब्जी वगैरह या तरबूज वगैरह जितना भी करा, वो सारा यहीं से हमारा सेल आउट हो जाता था। तो हमें कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है उस टाइम से। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि जितना भी हमारा यहाँ पे काम है, वो हम लोग धीरे धीरे शिफ्ट कर दें अपना टोटली ऑर्गेनिक पे। फिर ये हुआ कि देखिए, बाहर से अगर बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह भी लेते हैं तो थोड़ी कॉस्टिंग वगैरह ज़्यादा आती है या कुछ भी है। तो फिर हम लोगों ने धीरे धीरे अपने दशपर्णी, अर्गनी, मास्त्र, अग्नि अस्त्री वगैरह ये सब भी हमने सारे अपने घर पे ही बनाना शुरू कर दिया। वर्मी कंपोस्ट हम आज भी अपने बाहर से ही लेते हैं। अपना एक फ्रेंड है महेंद्रगढ़ में, उनसे हम वर्मी कंपोस्ट लेते हैं। लेकिन अब हम लोग जैसे यहाँ पे अपना खुद का डेयरी कर रहे हैं, तो हमारे पास काऊ डंग वगैरह या बफलो डंग वगैरह खूब ज़्यादा हो जाएगा, तो वो खाद भी अपने इन हाउस बनाने लग जाएंगे हम लोग। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप जॉब करते थे पहले, हम्म। एजुकेशन क्या किया आपने, और फिर एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी कहाँ से आई? जी बेसिकली मैं हूँ एक बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। मैंने मानेसर में 7 साल जॉब करी है, डेप्यूटी मैनेजर था मैं R&D डिपार्टमेंट में। लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री थी वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं काम करता था 7 साल तक। रुझान तो देखिए जी, फैमिली बेस तो हमेशा एग्रीकल्चर ही रहा है। वो तो हम लोग ने प्रोत्साहन दिया घर वालों ने कि भाई पढ़ाई ज़रूरी है, तो हमने पढ़ाई की, जॉब भी करके देख ली। लेकिन क्या है, सेटिस्फैक्शन, जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन थी वो नहीं मिली। तो फिर इस वजह से हम लोग, मैंने ये कोविड के टाइम में जब ऐसा हो गया कि लॉकडाउन भी लग गया, तो फिर मैंने सोचा कि अब नहीं, अब अपने फैमिली बिजनेस ही बेस्ट है। साथ में ब्रदर भी करते हैं? हाँ, मेरा ब्रदर है पुष्पेंद्र सिंह, वो भी मेरे साथ करते हैं। मैं तो बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह देखता हूँ, जो सेल्स वगैरह है या इंटरेक्शन है लोगों से, जो बाकी मार्केटिंग वगैरह है, वो मेरा भाई करता है, पुष्पेंद्र। अभी कितनी लैंड पे आपने क्या क्या खेती कर रखी है? देखिए दरअसल क्या है कि हम लोगों ने इस टाइम 2 एकड़ में तो हमने अमरूद का बाग लगाया है, और जी 1.25 एकड़ में तरबूज लगाया है हमने। और तरबूज भी हमने टनल में लगाया है, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है इस टाइम, तो इस टाइम वैसे जर्मिनेशन हो पॉसिबल ही नहीं है तरबूज का। तो इसलिए हम लोगों ने टनल बेस्ड फार्मिंग करी है। और जी 4 एकड़ में अपना किन्नू का बाग है। और जी हमने 2 एकड़ में अपना
गेहूं कर रखा है और अराउंड 3.5 एकड़ में हमारा सरसों भी है। हाँ, तो हम ये जो चीज़ करते हैं सारी मतलब केमिकल फ्री करते हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं। हम लोग अपने फर्टिलाइज़र्स वगैरह यहीं पे खुद घर पे बना लेते हैं, अपने एनपीके कंसोर्टिया वगैरह ये सब यूज़ करते हैं हम लोग। कीट लगने का खतरा लगातार रहता देखिए है। कीट बिल्कुल लगते हैं, तो उसके लिए हम लोग नीमास्त्र है, दशपर्णी अर्क है, अग्नि अस्त्र है, ये बनाते हैं अपने खुद। और जी हम लोग जैसे बेसिकली एक जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। उन प्रिवेंटिव मेजर्स में हम लोग जैसे फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स हुए, फेरोमोन ट्रैप्स हैं आपके, और जी जैसे अपना ये अपने स्टिकी ट्रैप्स आते हैं, येलो एंड ब्लू स्टिकी ट्रैप्स, जो थ्रिप्स है अपना, और जी जितने भी ये बाकी बीमारियां, ये उनसे हम प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे हमें एक आइडिया लग जाता है कि कौन सी बीमारियां हमारे आने वाली है, तो हम उसका एक प्रिवेंटिव एक्शन भी ले सकते हैं। तो उन चीज़ों से हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हाँ, जो चीज़ बीमारी पहले आने लगती है, कोई भी अगर कीट पतंगा कुछ भी आता है तो वो उन पे चिपक जाता है, तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई ये बीमारी शुरुआत हो रही है, तो हम उसी हिसाब से उस पर वही स्प्रे कर देते हैं। नीमास्त्र हुआ, अग्नि अस्त्र हुआ या दशपर्णी अर्क हुआ, हम लोग सारे अपने यहीं बनाते हैं, जैसे जैसे हमें यूटिलाइजेशन हमारी होती है। एक ये आ जाता है फिर सरकार की तरफ से सहयोग, सरकारी तरफ से बार बार कहा जाता है कि भी किसानों के लिए काफ़ी कुछ सरकार की, नहीं तो बिल्कुल आपको है किस जी। तरह का फायदा रहता हाँ बिल्कुल, हमें फ़ायदा बिल्कुल मिला है जी। मेरे जितना भी लैंड है उसके अंदर मेरे को जो मेरा ड्रिप का सेटलमेंट जितना भी करा है, मैं सारा यूज़ यहाँ पे ड्रिप से करता हूँ। पानी का यूटिलाइजेशन मेरा बहुत मिनिमल है। देखिए अगर आप खुला पानी देंगे तो यहाँ पे तो पानी जब 250-300 फीट पे वैसे पहुँच गए, तो पानी का यूटिलाइजेशन अगर हम खुला करेंगे तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगी। तो उस वेस्टेज को भी मिनिमम करने के लिए हम लोगों ने ड्रिप का यूटिलाइजेशन करा है। तो ड्रिप मेरे पूरे फार्म हाउस पे अराउंड आप ये मानिए 18 एकर्स पे मेरे ड्रिप लगी हुई है पूरे पे, और सारी ही सब्सिडी बेस्ड अपने सरकार की तरफ से मिलती है। 80 to 85% सब्सिडी मिलती है उसमें सरकार की तरफ से, और बाकायदा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के हमें बताया भी जाता है, सब कुछ होता है कि हाँ कौन कौन सी सब्सिडी टाइम टाइम पे आती है, कहाँ कहाँ से हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो वो सारी चीज़ हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो खेती में ही आगे बढ़ने के लिए क्या सेमिनार्स वगैरह या फिर आप हाँ बिल्कुल, सेमिनार्स वगैरह अटेंड होते हैं, जैसे हम लोग जाते भी हैं, मेरा भाई भी वहाँ पे पहुँचता है, सेमिनार जो मीटिंग्स वगैरह होती है उसमें है। और कुछ टाइम बाद अगर आप हमारे पास और 3-4 महीने बाद आएंगे तो हम लोग एग्रो टूरिज्म यहाँ पे भी स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा बेस हम लोगों ने स्टार्ट करना चालू कर दिया है। आपको मतलब कि ये मानिए आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग मिलेगी, मतलब कि हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स भी होंगे, हमारे पास मुर्गियां भी होंगी, गोट्स भी होंगे, सब कुछ मिलेगा अपने पास। ये नहीं है कि कंबाइंड सिर्फ एक खेती एक एग्रो टूरिज्म का पूरा बेस मिलेगा कि यहाँ पे आके जो भी लोग यहाँ पे विजिट करेंगे या कुछ भी करेंगे, उन्हें पूरा अच्छी तरीके से मिल जाएंगी चीज़ें। यहाँ पे आके उन्हें पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा देख के, कि ताकि वो लोग भी प्रोत्साहित हों कि वो लोग भी एग्रीकल्चर की तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड लें। बायोगैस का भी जिक्र हाँ, करें। बायोगैस प्लांट भी हम लोगों ने लगाया है। देखिए सर्दियों में अगर हम उसे स्टार्ट करते हैं तो उतनी ज़्यादा गैस हमारी डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि गर्मी नहीं होती, ठंड होती है, तो उसमें क्या होते हैं, गैस फॉर्म नहीं हो पाते हैं। आपका जो जीवाणु होते हैं उसमें इतने मल्टीप्लाई नहीं हो पाते। क्या करा है, 3 क्यूबिक मीटर का लगवाया हमने बायोगैस प्लांट जो लगवाया इनिशियल स्टेज में। तो इनिशियल स्टेज से अगर हमें उनको प्रॉफिटेबिलिटी लगी, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी तो अपने आप ही लगेगी, क्योंकि जब हमारा स्लरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में आता है, हमारे सारा जितना भी है हम लोग के वैसे ही ड्रिप से चलता है, तो वो स्लरी वगैरह को हम यूज़ करके हमारा सारा ऑटोमेटिकली हर खेत में हर कहीं हमारे आराम से पहुंच सकती है वो। क्या कहोगे युवाओं को जो खेती से दूर होते जा रहे हैं? हालांकि काफ़ी इस तरह से मोटिवेशन जब वीडियो उनके पास आती है या फिर सरकारी तरफ से जो योजना चलाई जाती है, तो दोबारा रुझान हो रहा है, लेकिन क्या कहोगे युवाओं के खास तौर देखिए मेरा कहना तो ये है कि अगर आप ये सोचें कि एग्रीकल्चर में प्रॉफिट नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मैंने भी अपनी जॉब छोड़ी है, 70,000 पर मंथ कमाता था, मैंने अब जॉब छोड़ी है और उससे ज़्यादा कमाता हूँ अपने खुद। तो और ये नहीं है कि एग्रीकल्चर में प्रॉफिट इतना है कि अगर आप देखिए, बिना आप ये सोचेंगे पहले दिन से ही आप अगर सब कुछ कर लेंगे, तो वो नहीं है। आप ऑर्गेनिक के रेट्स भी हाई हैं, केमिकल में भी लोग प्रॉफिट कमाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिक से ये है कि आप एक समाज को आप एक अच्छा खाना खाने को दे रहे हैं। देखिए सारा कुछ ही पैसा मतलब नहीं रखता, और धीरे धीरे ऐसा नहीं है, अब तो सरकार मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा देने लग गई है, तो धीरे धीरे मार्केट भी डेवलप होगी इसकी, और आगे आगे सुधार ही होगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी और इंक्रीज ही होगी, आपकी घटेगी कुछ नहीं। तो मेरा तो यही कहना है कि लोग इसमें आए, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं है, और खुद का रोजगार है। आप किसी को एम्प्लॉयमेंट देंगे और 4 बंदे आपसे आके जुड़ेंगे,
आज मैं लोगों से कह रहा हूँ, और आप अगर किसी और दूसरे से कहेंगे तो और 4 और जुड़ेंगे तो, और ऐसे क्या है कि हमारा जो पहले था एग्रीकल्चर बेस्ड इंडिया ही था, वो तो अब धीरे धीरे जो चीज़ें घटती चली गई हैं, आजकल जो केमिकल फार्मिंग वगैरह हो गई तो लोगों के रुझान वगैरह कम हो गए, वरना पहले क्या था, कुछ भी नहीं था जी। अभी भी जो परंपरागत खेती होती है, सरसों गेहूं, ये इसी की बिजाई करते हैं, तो लगता नहीं है किसानों को दूसरी तरफ भी थोड़ा रुझान नहीं, बढ़ाना बिल्कुल है चाहिए? जी। देखिए, एक तो ये है कि आप जब सब्जियां लगाते हैं तो आप 2-3 महीनों में आप ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। और आप ये मानिए, अगर आप प्रॉपर क्रॉप रोटेशन करते हैं तो एक साल में आप 3 फसल ले सकते हैं। और उनको अगर आप अर्ली स्टेज में करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे मैंने कर रखा है, अगर मैं यही जो तरबूज की फसल है मैं ये टनल बेस्ड ना करता और मैं इसे फरवरी में लगाता जब मेरा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता, तो वही मेरे को प्रॉफिट जो है पर एकड़ का 1,00,000 1,50,000 रह जाता। तब जब मैं मंडी में बेचता, अगर मैं खुद उसे सेल आउट कर रहा हूँ, मेरी मार्केटिंग खूब अच्छी है, तो मैं उस प्रॉफिट को इंक्रीज कर 2 लाख भी पहुंच जाता है मेरा। अब जैसे मैंने पहले करा है, तो आप ये मान के चलिए कि जो मेरे को मार्केट रेट उस टाइम पे मेरे को मुश्किल से 10 रुपए किलो का तरबूज का मिलता है, वो मेरे को अब 20 से 22 रुपए किलो मिलेगा, इनिशियल स्टेज में ही मिलेगा। और इनिशियल स्टेज में जब मंडी में वो रेट होते हैं, तो मेरी अगर मार्केटिंग खुद की होगी और बढ़िया मैं मार्केट ले पाऊंगा, तो फिर वो प्रॉफिट तो आप ये मान के चलिए ना, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो मार्केटिंग का ही होता है, देखिए क्योंकि मार्केट, लेकिन किस हाँ। तरह से करे किसान भाई, और देखिए आप किस तरह से करते हैं? देखिए किसान की, मैं तो, हमारा तो ये है कि जब हम लोग के ये आने लग जाता है, तरबूज वगैरह आने लग जाता है, तो हम लोग तो क्या है, हमारी व्हीकल जाता है, गांव-गांव जाता है और वहाँ पे अपने डिलीवर कर देता है। जो भी हमारे पास सब्जी होती है या हमारे फल हैं या कुछ भी है, वो जाके ऐसे ही डिलीवर हो जाते हैं। और हमारा, हम सुबह जाते हैं, मुश्किल से 2-3 घंटे में हमारा सारा माल खत्म हो गया, हम अगले दिन की तैयारी चालू भी कर देते हैं। हम्म, 2 घंटे के अंदर हमारा पूरा सेल आउट हो जाता है उस दिन का। तो इसलिए मार्केटिंग तो देखिए, आप एंड प्रोडक्ट अगर कस्टमर को देंगे, जो बिचौलिए आप उन्हें खत्म कर देंगे, आप अगर 2 रुपए आप अभी सस्ता भी दे रहे हैं उन्हें, तो एक तो उन्हें भी फायदा है और आपको तो उससे कई गुना फायदा है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कम से कम 3 गुना फायदा तो आपको ही हो जाता है जब आप मंडी में सीधा दे के जा रहे हैं। सिर्फ एक वर्ड टू वर्ड जो होता है ना, माउथ टू माउथ जो होता है, ऑर्गेनिक जैसे कहते हैं कि आप लोग इसे बेच सकते हैं, वो करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इसे मंडी में देंगे तो वही आपको कम रेट मिलेंगे। तो वो देखिए, मुनाफा कमाना तो हमारे ऊपर है, हम कैसा कमाएं। अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है तो खूब अच्छा मुनाफा ले पाएंगे। अ, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज युवा साथी हमारे कृषि के क्षेत्र में आके और नई नई तकनीक अपना के और अच्छा मुनाफा कृषि में कमा रहे हैं। और एंटरप्रेन्योर जो गवर्नमेंट की सोच है कि हमें किसानों को एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे तैयार करना है, तो उसमें अभिनव और पुष्पेंद्र ने इसको सार्थक किया है। जैसा कि सामने आया कि वो अच्छा एक सैलरी पे जॉब कर रहे थे, छोड़ने के बाद मेरे अब कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कि अगर जो युवा किसान कृषि को अपनाते हैं तो एक अच्छा रोजगार का साधन भी हो सकता है? जी बिल्कुल। आज कृषि के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं और सभी युवा साथियों से और युवा हमारे किसान जो रेवाड़ी में हैं उनको भी मेरा यही कहना है कि कृषि के क्षेत्र में एफपीओ बना के और नए नए, जैसे सरकार के द्वारा स्कीम चलाई जा रही है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इस तरह के प्रोजेक्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप करके ट्रेनिंग्स डिपार्टमेंट करवा रहे हैं, किसान क्लब बना रहे हैं, किसानों को संगठित कर रहे हैं, उनके लिए मार्केट अवेलेबल करा रहे हैं और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कराते हैं। तो इन सब चीज़ों का वो लाभ लेके और अच्छी इसमें किसानी कर सकते हैं और एक रोज़गार अपने लिए न केवल बल्कि दूसरे भी लोगों के लिए रोज़गार का सृजन कर सकते हैं।